ये पार्ट देखने से पहले पिछले पार्ट्स देख लेना, वरना स्टोरी समझ नहीं आएगी। सोंग वेनबो को चुना लगाने के बाद ऑफिस से बाहर निकलते ही सुन फेई ने मुझे मैसेज भेजा, भाई हाँ 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 तू मानेगा नहीं, सोंग वेनबो ने मुझे 400 रुपए दिए हैं ताकि मैं तुझे मना सकूं कि तू नोवेल लिखना बंद कर दे। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मैंने कहा इस बात पर सेलिब्रेशन तो बनता है, आज ही एक नया चैप्टर अपडेट करूंगा। उस रात जब सब लोग कल होने वाली 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम के लिए अपनी किताबें रट रहे थे, मैं ई कॉमर्स स्टोर खोलने का जुगाड़ बिठा रहा था। मुझे पता था कि अगले कुछ सालों में ऑनलाइन शॉपिंग का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरी इकोनॉमी को हिला देगा। अभी सही मौका था मार्केट में एंट्री मारने का। मुझे कोई लंबा चौड़ा ब्रांड नहीं बनाना था, बस कम समय में तगड़ा प्रॉफिट चाहिए था। इसलिए मैंने एक ऐसा नीश चुना जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिसमें अर्निंग का जबरदस्त चांस था। वैसे अभी मैं सेटिंग्स में बिजी था कि तभी सुनफे का मैसेज आया, भाई तेरा अकाउंट हैक हो गया है क्या? मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं, मैं तो ये सामान बेचने की तैयारी कर रहा हूँ। सुनफे को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी नजर में मैं एक हार्डकोर साइंस स्टूडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था जो ऐसी अजीब चीजों से कोसों दूर रहता है। उसे लगा कि मेरा अकाउंट वाकई हैक हो गया है, पर क्या करता, मेरे पास भरोसेमंद दोस्त कम थे, तो मैंने उसे ही सैंपल्स भेजे ताकि वो फीडबैक दे सके। रात के 10-30 बजे तक मैंने सारा सेटअप और फोटोशूट फाइनल किया, फिर थोड़ी पढ़ाई की और सो गया। अगली सुबह जब मैं क्लास में पहुंचा तो लिu जियांग ने पास आकर पूछा, भाई तेरी हिंदी कैसी है? मैंने लापरवाही से कहा, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो शायद टॉप कर जाऊं। उसने थम्स अप दिखाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज कान में पड़ी, टॉप? बस दुआ करना कि पकड़े न जाओ। मैंने ऊपर देखा और सन्न रह गया। सामने फर्स्ट स्कूल का डिसिप्लिन डायरेक्टर लिu छियांग खड़ा था। लिu छियांग ने कहा, सब अपनी किताबें और नोट्स बैग में डाल दो, अगर कोई चीटिंग करते पकड़ा गया तो सीधे पेपर जब्त। पेपर हाथ में आते ही मैंने तेजी से लिखना शुरू किया। 1 घंटे के बाद मैंने हाथ ऊपर उठाया, सर क्या मैं पेपर जमा कर सकता हूँ? मैंने दीवार घड़ी देखी, अभी भी 45 मिनट बचे थे। फालतू बैठने का कोई मतलब नहीं था। लिu छियांग ने तंज कसते हुए कहा, अभी बहुत समय है, नियम है कि आखिरी 30 मिनट से पहले कोई नहीं उठेगा। आखिरकार जैसे ही 30 मिनट का टाइमर बचा, मैं उठा और पेपर थमा दिया। लिu छियांग ने पेपर लिया और मुझे बाहर खींचते हुए बोला, वो नोवेल तुम ही लिख रहे हो? पहले तो कभी ऐसी कलाकारी नहीं देखी, ये सब क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर वो एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स ने तारीफ की थी, सो सोचा आपको बता दूं, और हाँ उन्हें ये भी बता देना कि अब मैं सेकंड हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। लिu छियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, ज्यादा उड़ो मत। तारीफ क्या मिल गई? हवा में झूलने लगे? बोर्ड एग्जाम सर पर है, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब फालतू की चीजें बंद करो, लिu छियांग ने चिल्लाकर कहा। मैंने शांति से रिप्लाई किया, अगर अब और कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ, अभी घर जाकर 2 चैप्टर भी लिखने हैं। लिu छियांग का तो जैसे खून ही खौल उठा, मैं उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। मेरे जाते ही उसने तुरंत फोन निकाला और सोंग वेनबो को मैसेज ठोक दिया, तुम्हारा स्टूडेंट तो मेरे सिर पर चढ़ गया है, उसे लगता है कि ये घटिया नोवेल लिखकर वो कोई बहुत बड़ा स्टार बन गया है, इसे तुरंत हैंडल करो। सोंग वेनबो ने फटाफट रिप्लाई किया, सर मैंने एक आइडिया सोचा है, वो तो मान नहीं रहा, तो क्यों न हम स्कूल में ही एक बड़ा लिटरेरी कॉम्पिटिशन रख दें, जब उससे भी अच्छे राइटर मिल जाएंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। लिu छियांग की आंखें चमक उठी, स्मार्ट मूव, मैं अभी प्रिंसिपल से बात करता हूँ। हिंदी का पेपर खत्म होते ही सभी क्लास टीचर्स ने नोटिस दे दिया, नोवेल राइटिंग कंपटीशन शुरू हो रहा है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे और जीतने वाली कहानी को स्कूल लाइब्रेरी में रखा जाएगा, प्रिंसिपल खुद मेडल देंगे। ये सुनकर तो पूरे स्कूल में खलबली मच गई। हाई स्कूल के 3 साल के बच्चे जोश में आ गए, सबने अपने अपने कीबोर्ड पेन उठाए और फर्स्ट स्कूल के फोरम पर ही अपनी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। सुना है फर्स्ट हाई स्कूल में लिटरेरी कंपटीशन हो रहा है, जियांग शिकी ने लंच करते हुए अचानक कहा। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ सुना तो मैंने भी है, काफी दिलचस्प है। फिर हम लोग एग्जाम के बारे में बातें करने लगे। मैंने उन्हें सलाह दी, तुम लोग एनवायरमेंटल गवर्नेंस और वेस्ट रिसाइकलिंग पर निबंध तैयार कर लो, मुझे लगता है यही टॉपिक्स आएंगे, आजकल न्यूज में भी यही चल रहा है। जियांग शिकी ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, वाह तुम सच में कमाल हो, इसीलिए तुम टॉपर हो, क्या तुम लोग ऐसे ही पेपर प्रिडिक्ट कर लेते हो? मैंने मजाक में कहा, बस मेरी प्रिडिक्शन थोड़ी सटीक रहती है। वैसे वैन कल मूवी का याद है ना, पक्का आना, नो मत बोलना। वेन मैंकी अपना फोन इस्तेमाल करते हुए चुपचाप मुस्कुरा दी। दोपहर को साइंस और इंग्लिश का पेपर था। जैसे ही आखिरी बेल बजी, सब अपनी जगह से उठकर अंगड़ाइयां लेने लगे। पूरा दिन बैठकर सब बुरी तरह थक चुके थे। क्लास में पहुंचते ही जियांग शिकी ने मुझे किसी सेलिब्रिटी की तरह घेर लिया। उसके साथ बाकी लड़कियां भी चिल्लाने लगीं, लिन यीफेई तुम जीनियस हो। इंग्लिश का निबंध वाकई एनवायरनमेंट पर ही आया था। मैंने बस इतना कहा, बस लक अच्छा था। वैन मैंकी भी अपनी सीट पर आई
और बड़ी खुशी खुशी जियांग शिकी को बताने लगी कि उसका इंग्लिश पेपर कितना अच्छा और आसान गया। उसी वक्त लियांग यूटिंग क्लास में आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, इस वीकेंड कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश असाइनमेंट नहीं मिलेगा। और हाँ, सुना होगा अपने फर्स्ट स्कूल में लिटरेरी कंपटीशन हो रहा है, पर हमारा स्कूल उसमें नहीं उलझेगा, हम कुछ और अलग प्लान कर रहे हैं। ये सुनते ही पूरी क्लास मुड़कर मुझे देखने लगी। मैम ने आगे कहा, बोर्ड एग्जाम्स के सिर्फ 100 दिन बचे हैं, हम स्टडी ग्रुप्स बना रहे हैं, हर ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स, ताकि सब एक दूसरे की मदद कर सकें। तभी मैंने हाथ उठाया, मैम एक आइडिया है, फिक्स्ड 4 लोगों के ग्रुप अक्सर बोरिंग और अनइफेक्टिव होते हैं, क्यों ना हम ओपन लर्निंग मॉडल अपनाएं, यानी जिसे जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है वो स्टूडेंट टीचर बने, जिसे जो टॉपिक वीक है वो अपनी पसंद के टॉप स्टूडेंट के पास जाकर सीखे। इससे न केवल सिखाने वाले का कॉन्सेप्ट और पक्का होगा, बल्कि पढ़ने वाले को भी बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। क्लास के सब बच्चे एक साथ चिल्लाए, वाह क्या बात है, टॉपर का दिमाग सच में अलग है। शुक्रवार की छुट्टी के समय पूरा माहौल बड़ा एक्साइटेड और खुश मिजाज था। अब देखना था कि मेरा ये नया मॉडल स्कूल में क्या धमाका करता है। सैटरडे की सुबह का जोश ही अलग था। वैसे मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि वेन मैंग की बस से घर जाती है, इसीलिए तो स्कूल खत्म होने के बाद सबको उसके अमीर होने का अंदाजा तक नहीं था। दोपहर के 2 बजे मैं वांडा प्लाजा पहुंचा। इस डेट के लिए मैंने पूरी तैयारी की थी, 2 कप मिल्क टी और एक प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट के तौर पर। तभी दूर से वो आती दिखी, सफेद ड्रेस, हाथ में छोटा सा सफेद बैग और हील्स पहने 1.5 मीटर की वेन मैंग की एकदम ग्रेसफुल लग रही थी। बिना मेकअप और चश्मे के भी वो एक नेचुरल ब्यूटी लग रही थी। ये पहला मौका था जब मैंने उसे स्कूल यूनिफॉर्म के बिना देखा था। वो थोड़ी नर्वस होकर धीरे से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं हंसा, बहुत प्यारी। लो ये तुम्हारी मिल्क टी और ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। मैंने बॉक्स उसके हाथों में थमाया, खोलो इसे, अगर पसंद ना आए तो एक्सचेंज कर सकते हैं। उसने बड़े ध्यान से बॉक्स खोला और उसे देखते ही वो फ्रिज हो गई। मैंने पूछा, कैसा है बॉक्स? लिन येफे, ये बहुत महंगा होगा ना, मुझे डर लग रहा है अगर ये खो गया तो। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा, अरे पगली, ये तुम्हारे लिए है, खोने के लिए नहीं। और महंगा सस्ता क्या होता है, तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान उस ब्रेसलेट से कहीं ज्यादा कीमती है। चलो शो का टाइम हो रहा है, आज मूवी के अलावा हम बहुत सी बातें करेंगे। जैसे ही हम मूवी हॉल की तरफ बढ़े वो मेरे थोड़ा करीब आ गई। उसकी खुशबू और उस सफेद ड्रेस में उसका वो सिंपल लुक वाकई कमाल का था। मूवी चल रही थी लेकिन मेरा ध्यान स्क्रीन से ज्यादा उसके चेहरे पर था। वो कभी स्क्रीन को देखती, कभी मुझे चुपके से झांकती। तभी उसने फुसफुसाते हुए कहा, लीन, वो सब लोग जो कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो, मुझे लगता है वो गलत है, तुम बहुत अच्छे हो। उधर सिनेमा हॉल में हम बैठे थे और इधर हमारे क्लास ग्रुप में हंगामा मचा हुआ था। सुन फेई और उसके दोस्तों ने हमारी फोटो खींचकर क्लास ग्रुप में डाल दी थी। ग्रुप में मैसेज की बात आ गई थी, लिन यीफे तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, चेन सिरो को पसंद करता था और अब किसी और के साथ डेट पर है। किसी ने चेन सिरो को टैग करके छेड़ा, वो तो पहले तुम्हें पसंद करता था, इतनी जल्दी दिल बदल लिया। चेन सिरो ने ग्रुप पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्से में दांत पीसते हुए उसने वही फोटो शेन जीनियो को भेज दी। शेन ने झट से जवाब दिया, अरे ये लड़की कौन है? चेन सिरो ने लिखा, हमारे क्लास का कोई लड़का वहीं था, उसने फोटो भेजी है। अजीब बात यह है कि वो लड़की हमारे क्लास में मजाक का विषय है, पता नहीं लिन को उसमें क्या दिखा। फिर शेन ने चेन सिरो को वैन मैंकी के बारे में वो सब बताया जो उसे पता था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। आज तुम छुपकर आई हो? मैंने पूछा। उसने छोटे बच्चे की तरह सिर हिलाया और चुप रहने का इशारा किया। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर रात को घर जाकर डिनर करना है या पकड़ी जाओगी? वेन मैंकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सिर हिलाया और फौरन अपने हाथों से खुद को कवर करते हुए मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी, जैसे मैं कोई विलेन हूँ। अरे पगली, मेरा मतलब था कि बाहर खाना खाना है या घर पर, तुम क्या सोच रही हो? ये सुनकर वैन मैंकी को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। शाम के 5:30 बजे मूवी खत्म हुई। उसे घर भेजने के बाद मैं सीधे घर नहीं गया, बल्कि सुन फेई को एक कैफे में बुलाया। मैंने उससे कहा, भाई एक मदद चाहिए, तेरा कजिन अभी भी उस इंटरनेट कैफे में नेटवर्कर है ना? सुन फेई चौंक गया, क्या तू अब किसके साथ पंगा लिया तूने? मैंने कहा, अरे नहीं, कोई पंगा नहीं, बस अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए सेल्स बढ़ानी है। अगर वो वहाँ के लोगों से मेरे स्टोर पर ऑर्डर्स लगवा दे तो रेटिंग्स और सेल्स दोनों बढ़ जाएंगी। मैंने उसे पूरा प्लान और कमीशन का हिसाब समझा दिया। वीकेंड बीत गया और सुनफे भी फुर्तीला निकला। उसने आते ही 30-40 बंदों का जुगाड़ कर दिया। दोपहर 3 बजे से रात के 7 बजे तक मैं लगातार ऑर्डर्स हैंडल करने में इतना बिजी रहा कि मेरा सिर चकराने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए लेटा, वैसे ही क्लास ग्रुप में नोटिफिकेशन की बौछार हो गई। हमारी क्लास टीचर लियांग यूटिंग ने मैसेज डाला था, स्टूडेंट्स ध्यान दें। टीचर लियांग यूटिंग ने मैसेज में लिखा था कि जेंग यानसोंग की दादी को ब्रेन हैमरेज हुआ है और पिछले हफ्ते उसके पिता का एक्सीडेंट भी हो गया था। घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने सबसे मदद की अपील की थी। सब लोग मैंने टीचर से जेंग यानसोंग का नंबर मांगा, उसे कॉल किया और पूरी बात समझने के बाद उसे अपने मशरूम इनर वियर वाले बिजनेस का हिस्सा बनाने का प्रपोजल दिया। वो मेरी बात सुनकर एकदम हैरान था, पर उसने तुरंत काम शुरू करने के लिए हाँ कर दी।
अगली सुबह का पूरा समय 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम के पेपर एनालिसिस में बीत गया। लंच के बाद जैसे ही मैं फ्री हुआ, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये हमारे हिंदी वाले सर लुओ वेनक स्वान थे। सर ने मुस्कुराते हुए कहा, लिन यीफेई, तुम्हारा परफॉर्मेंस वाकई शानदार है। पूरे सेकंड हाई स्कूल में सिर्फ 2 बच्चों को ऐसे राइटिंग में फुल मार्क्स मिले हैं और उनमें से एक तुम हो। तुम्हारी कुल हिंदी रैंकिंग चौथी है। मैंने अपनी चमकती आंखों से पूछा, सर ये तो बढ़िया है, पर क्या इससे मैं स्कूल का टॉपर बन पाऊंगा? क्योंकि मैंने तो सर को पहले ही बोल दिया था कि अगर मैं टॉप करूं तो वो मेरी क्लास में पढ़ाई में दखल न दें। सर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वो तो रिजल्ट पूरी तरह आने पर पता चलेगा। वैसे एक बात बताओ, वो जो नोवेल तुम लिख रहे हो, क्या वाकई वो तुम्हारी खुद की मेहनत है? बस कंफर्म करना था, क्योंकि कल एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स आ रहे हैं, लुओ सर ने कहा। हालांकि हमारे स्कूल में फर्स्ट स्कूल जैसा कंपटीशन नहीं है, पर हम लिटरेरी क्लब बना रहे हैं। प्रिंसिपल का आइडिया है कि तुम पब्लिक स्पीकिंग में आकर अपने राइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताओ और दूसरों को इंस्पायर करो। कल लीडर्स भी वहां होंगे, तो अपने नोवेल के कुछ बेस्ट पार्ट्स और प्लॉट्स तैयार रखना, ताकि तुम्हारी स्पीच दमदार लगे। मैं क्लास में लौटा तो जियांग शिकी ने फौरन पूछा, सर क्या कह रहे थे? मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस बताया कि हिंदी में मेरी चौथी रैंक आई है। सुनते ही क्लास के सब बच्चे मेरी तरफ दौड़ पड़े। जब उन्हें पता चला कि पूरे स्कूल में सिर्फ 2 लोगों को राइटिंग में फुल मार्क्स मिले हैं और उनमें से एक मैं हूँ, तो सबकी आंखों में जलन और तारीफ साफ दिख रही थी। तभी मेरा क्लासमेट गु यानजे हंसी रोकते हुए बोला, अरे लिन, फर्स्ट स्कूल का वो लिटरेरी कंपटीशन देखा? भाई क्या कॉमेडी चल रही है। उन्होंने एक पॉपुलैरिटी पोल रखा है, पता है उसमें नंबर 1 पर कौन है? तुम्हारी कहानी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, तुमने तो सेकंड नंबर वाले को बुरी तरह कुचल दिया है। मैं हंस पड़ा। यानी फर्स्ट स्कूल की साजिश उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थी। उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए अपना कंपटीशन रखा और उसी में मेरा ही नोवेल किंग बनकर बैठा है। अब कल एजुकेशन ब्यूरो के सामने मजा आने वाला है। सिर्फ दूसरे नंबर वाला ही नहीं, बल्कि 2 से लेकर 10 नंबर तक के सभी राइटर्स के वोट्स मिला दिए जाएं, तब भी वो तुम्हारे अकेले के वोट्स के बराबर नहीं है। उधर फर्स्ट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल गुओ हाइबो अपने ऑफिस में गुस्से से बुरी तरह हाँफ रहे थे। फोन पर ही उन्होंने सोंग वेनबो को लताड़ लगाई, जरा इंटरनेट खोलकर देख तो सही, क्या तमाशा हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सब मिलकर भी उस लड़के के बराबर नहीं पहुंच पा रहे, ये हद है। सोंग वेनबो ने जैसे ही पोल देखा, उसके होश उड़ गए। वाकई बाकी 9 लेखकों का टोटल स्कोर भी मेरे अकेले के स्कोर के पास नहीं था। सोंग वेनबो ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं गुओ सर, आप गलत समझ रहे हैं। ये पोल तो बस दिखावा है, इसमें कोई दम नहीं है। लिन यीफेई तो स्कूल छोड़ चुका है, वो हमारे नियमों के मुताबिक वैसे भी कम्पीट नहीं कर सकता, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। गुओ हाइबो ने कहा, अरे ओ सोंग, तू सच में बेवकूफ है या बनने का नाटक कर रहा है? लोग क्या कहेंगे वो देख। मुझे परवाह नहीं कि कैसे, लेकिन मुझे आज के आज लिन यीफेई से बेहतर कोई कहानी चाहिए और वो फर्स्ट प्लेस मुझे हर हाल में वापस चाहिए। सोंग वेनबो ने गहरी सांस ली और अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। रुकिए सर, एक आइडिया है, क्यों ना हम किसी टीचर से कहानी लिखवाएं? अगर हम किसी प्रोफेशनल की लिखी हुई कहानी को फर्स्ट लाएं, तो उसकी जगह हम ले सकते हैं, क्या ख्याल है? गुओ हाइबो ने थोड़ा सोचा और पूछा, टीचर से लिखवाएंगे पक्का? सोंग वेनबो ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सर, आपको याद है ना, लियू सर ने पहले भी एक किताब पब्लिश करवाई थी। सर, लियू सर खुद नहीं लिखेंगे, वो बस एक स्टूडेंट को मेंटर करेंगे। वाइस प्रिंसिपल गुओ हाइबो ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए मना कर दिया, रहने दो रहने दो, अब और तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स को भी पता चल गया है कि वो लड़का अब दूसरे स्कूल में है। बस उस रैंकिंग लिस्ट को तुरंत डिलीट कर दो और साथ में एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी कर दो कि यह प्रतियोगिता केवल इसी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। उधर क्लास में मैंने फर्स्ट स्कूल का फोरम खोला और मुस्कुराते हुए कहा, भाई कमाल है, ये तो गायब ही हो गया। मैंने कुछ कमेंट करने के लिए टाइप किया, लेकिन जैसे ही सेंड बटन दबाया, पॉपअप आया, पोस्ट मौजूद नहीं है। मेरे बगल में बैठा गुओ यानजे हैरान रह गया, क्या सच में? ओ तेरी, पोस्ट तो सच में डिलीट हो गई। मैंने आराम से कंधे उचकाए, डिलीट होना तो लाजमी था, मेरी किताब वहाँ रहती तो उनके नियम खुद ब खुद फेल हो जाते। तभी क्लास के बाहर किसी ने जोश में चिल्लाकर कहा, सीढ़ियों पर 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम के रिजल्ट्स लग गए हैं। क्लास के लगभग सभी बच्चे शोर मचाते हुए बाहर की तरफ भागे। मैंने वेन मैंकी की तरफ देखा और बोला, अभी तो टीचर खुद क्लास में रिजल्ट शीट बांटने वाले हैं, फिर इतनी जल्दबाजी में वहाँ भीड़ में क्यों जाना, है ना वेन? वेन मैंकी ने मेरी बात सुनकर नन्हे बच्चे की तरह सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने जियांग शिकी का हाथ पकड़ा और खुद भी उसी भीड़ के साथ रिजल्ट देखने दौड़ पड़ी। मैं आखिरकार क्लास की बेल बजी और हमारी क्लास टीचर लियांग यूटिंग ने अंदर आकर कहा, सब वापस आ जाओ, बाहर देखने का कोई फायदा नहीं। सबके वापस अपनी जगह बैठने के बाद मैम ने कहा, अब मैं नाम बोलूंगी, सब आकर अपनी रिपोर्ट कार्ड ले जाओ। लिन यीफेई 136 मार्क्स क्लास में फर्स्ट और पूरे ग्रेड में थर्ड। उनके साथ ही शेन जिन्यू का भी वही स्कोर था। क्लास में सब मुझे जलती हुई और तारीफ भरी नजरों से देखने लगे। मैम ने आगे कहा, ये तो इंग्लिश के मार्क्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के कल तक मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है, हमारे ग्रेड का हिंदी का टॉपर इसी क्लास में बैठा है। पूरी क्लास शोर मचाने लगी। जियांग शिकी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा तो मैंने झट से हाथ हिलाकर कहा,
कहा, अरे वो मैं नहीं हूँ, मैंने सुना था मेरी चौथी रैंक है। अगले ही पल मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लिन, टॉप तुम ही हो। पूरी क्लास की आंखें एकदम से मुझ पर टिक गईं। मैम ने भी पूछा, किसने कहा कि ये चौथे नंबर पर है? मैम, अभी कुछ देर पहले लुओ सर पास से गुजरे थे, उन्होंने खुद ही कहा था कि ये चौथे नंबर पर है। क्लास का माहौल एकदम सस्पेंस से भर गया। क्या लुओ सर ने मुझे चिढ़ाया था या फिर रिजल्ट्स में कोई फेरबदल हुआ था? मैम ने तुरंत बात को क्लियर करते हुए कहा, नहीं, लिन ही ग्रेड का टॉपर है। इतना सुनते ही क्लास तालियों की गूंज से भर गई। वैन मैंकी मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी मानो मैं कोई हीरो हूँ। मैंने बस इतना कहा, बस लक अच्छा था। अब मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि ये मेरा दूसरी बार का एक्सपीरियंस है। मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब हिंदी वाले सर क्लास लेने आएंगे तो वो खुद तुम्हें तुम्हारी परफेक्ट स्कोर वाला निबंध पढ़कर सुनाएंगे। इधर फर्स्ट स्कूल की क्लास का नजारा बिल्कुल अलग था। वहाँ के हिंदी टीचर टेस्ट पेपर बांट रहे थे और स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे थे। वाह, तेरे एग्जाम में 50 मार्क्स आए, तू तो लेजेंड है। तभी टीचर ने चिंता जताई। मैं क्या कहूँ, मैंने तो एग्जाम के टॉपिक्स पहले ही हिंट कर दिए थे, फिर भी ज्यादातर बच्चे 40-50 के आसपास ही अटके हैं। फिर उनकी नजर सुन फेई पर पड़ी। क्यों सुन फेई, तुम्हारा क्या हाल है? सुन फेई ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया, सर मेरा तो कुछ खास नहीं रहा। टीचर ने मायूसी से कहा, बड़ा अफसोस है, तुम तो लिन यीफेई के बेंचमेट रहे हो, कुछ तो सीखा होता। सुन फेई ने सफाई देते हुए कहा, सर लिन यीफेई खुद हिंदी में कच्चा था, उसने क्या सिखाया होता। तभी हिंदी टीचर लियू युन ने धीरे से कहा, वो चला गया तो अब उसकी बात क्या करनी, लेकिन सच तो ये है कि वो लड़का जीनियस निकला। इस 4 स्कूल ज्वाइंट एग्जाम में लिन यीफेई ने हिंदी में न सिर्फ टॉप किया बल्कि उसका निबंध फुल मार्क्स वाला था। सुन फेई की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या सर, आपको गलतफहमी हुई है, लिन यीफेई तो हिंदी में बहुत वीक था। हिंदी टीचर लियू युन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, शायद वहाँ का माहौल ही ऐसा हो कि वो और मेहनत कर रहा हो। सुन फेई ने अपना सिर पकड़ लिया, मेहनत? सर कैसी मेहनत? वो तो आजकल ग्रुप्स में फालतू की चीजें कर रहा है, ऑनलाइन स्टोर खोलकर मशरूम इनर वियर बेच रहा है और लड़कियों के साथ डेट्स पर घूम रहा है। कहाँ की मेहनत? आखिरी बेल बजते ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा जहाँ रिजल्ट्स की लिस्ट लगी थी। जियांग, शिखी और वैन मैंकी पहले से ही वहाँ खड़ी थीं। वाह क्या बात है, जियांग शिखी चिल्लाई, हिंदी में टॉप, मैथ्स और इंग्लिश में थर्ड, बस साइंस में थोड़े कम रह गए, वरना ओवरऑल रैंक 10 होती। अगर साइंस में और मार्क्स आ जाते तो टॉप 5 में होते। सच तो ये था कि मेरी पास्ट लाइफ में हिंदी सबसे कमजोर सब्जेक्ट था, जबकि मैथ्स और साइंस मेरी ताकत थे। पर स्कूल छोड़ने के बाद साइंस के उन रटने वाले हार्ड फैक्ट्स से मेरा नाता टूट चुका था। इसलिए इस लाइफ में लौटकर आते ही जो स्कोर मिला वो वाकई अच्छा था, खासकर हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश में तो मैंने अपने पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तभी वेन मैंकी ने अपनी छोटी सी उंगली से अपना नाम पॉइंट किया। वो 41वीं रैंक पर थी। उसने मुझे अपनी साइंस की स्कोरशीट दिखाई और बड़े गर्व के साथ मुझे घूरने लगी, जैसे कह रही हो, देखा मैंने कितना अच्छा किया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह क्या बात है, वाकई कमाल का स्कोर है, स्मार्ट हो गई हो तुम। मैंने अनजाने में ही वैन मैंगी की नाक धीरे से दबाई और मजाक में बोला, तुम थोड़ा और मार्क्स बढ़ा लो और मोडू म्यूजिक एकेडमी छोड़कर येनजिंग म्यूजिक एकेडमी चली जाओ, वहाँ आओगी तो हम साथ होंगे। जियांग शिकी हैरान होकर बोली, क्या तुम येनजिंग में पढ़ने वाले हो? मैंने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, ऑब्वियसली, किंगबे के अलावा और क्या हो सकता है। ये सुनकर वेन मैंगी ने मासूमियत से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं मोडू म्यूजिक एकेडमी जाने वाली थी? मैं चुप रहा। पास्ट लाइफ की यादें मेरे दिमाग में साफ थीं। मुझे पता था कि ये छोटी अमीर लड़की आगे चलकर उसी एकेडमी में जाने वाली थी। हालांकि वो कॉलेज देश के टॉप 8 इंस्टीट्यूट्स में से एक था, लेकिन एक रीबॉर्न के रूप में मेरा लक्ष्य देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। डिग्री, सोशल सर्कल और करियर, हर चीज का लेवल वहाँ अलग होने वाला था। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही बोर्ड एग्जाम्स का है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद मेरा यह फ्यूचर नॉलेज वाला एडवांटेज कम हो जाएगा। इसलिए कॉलेज के इन 4 सालों में मुझे अपनी कमाई और स्टार्टअप का जाल इतना फैलाना है कि फ्यूचर में लाइफ बदलने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। हर एक दिन मेरे लिए कीमती था। पहले मुझे लगा था कि नोवेल लिखना सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि मुझे पता था कि कौन सी कहानी हिट होगी, लेकिन सिर्फ यादों के भरोसे क्लासिक्स को परफेक्टली रिक्रिएट करना मुश्किल था। तभी इस छोटी अमीर लड़की की मदद और ई कॉमर्स की दुनिया का ख्याल आया। शायद यही वो शॉर्टकट है जो मुझे जल्दी सफलता की ओर ले जाएगा। अगली सुबह जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे हिंदी टीचर का कॉल आ गया और फिर मैं क्लास में जाकर जैसे ही बैग रखकर डेस्क की तरफ बढ़ा, मेरी नजर डेस्क पर रखे एक और नाश्ते पर पड़ी। तभी शेन जिनेयू मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और कान में फुसफुसाकर बोली, तुम्हारे मशरूम इनरवियर का बिजनेस कैसा चल रहा है? तुम्हारी सर्विस तो कमाल की है। मैं चौंक गया। कल उसने अनजाने में जेंग यानासोंग का वो व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया था जिसमें वह पैकेट पैक कर रहा था। उसी ने कुरेद कुरेद कर झेंग से पूरी बात निकलवा ली थी। मुझे अपनी सीक्रेट प्लानिंग लीक होने का एहसास हुआ तो मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे इस बात को यहीं रहने दो, बाहर मत फैलाना। शेन जीन्यू ने वो नाश्ता उठा लिया जो शायद वेन मैंकी ने रखा था और उसे साइड में हटाते हुए बोली, अब तुम्हें मेरा वाला ही नाश्ता करना होगा। अगर तुमने इसे वेन
वेन मैंकी को देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बिजनेस सीक्रेट्स सबके सामने खोल दूंगी। मैंने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? वो थोड़ी नरम हो गई और बोली, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे हाथ का नाश्ता खाओ। मैं जानती हूँ कि तुमने वो वाला नाश्ता जानबूझकर उसे दिया था, और मुझे ये भी पता है कि तुम शनिवार को उसके साथ मूवी देखने गए थे। आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं तुम्हें मौका क्यों नहीं दे सकती? सच कहूँ तो शेन जीनियो को हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट्स पसंद थे, और इस बार की 4 स्कूल ज्वाइंट एग्जाम में मेरी शानदार परफॉर्मेंस ने उसकी दिलचस्पी को जुनून में बदल दिया था। लेकिन शेन जीनियो को जो बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी वो ये थी कि आखिर वो वेन मैंगी जैसी सीधी सादी लड़की से कैसे हार सकती है। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम चेन सिरो को पूरी तरह ब्लॉक कर दो और किंगबेई में एडमिशन लेकर दिखाओ, तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तभी पहली घंटी बजी और फिजिक्स के टीचर नान गोक्सिन क्लास में आ गए। उन्होंने आते ही कहा, सबने रिजल्ट्स देख लिए होंगे, अब अपनी आंसर शीट्स बाहर निकालो। वैसे लिन यीफे कहाँ है? मैंने हाथ उठाया। सर, मैं यहाँ हूँ, टीचर ने मुझे घूरते हुए कहा। हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश में इतने हाई मार्क्स ले आए, लेकिन फिजिक्स में तुम्हारी गाड़ी कैसे अटक गई? उन्होंने अपनी स्टाइल में पेपर सॉल्व करवाना शुरू कर दिया। अभी दूसरी ही क्लास चल रही थी कि स्कूल में लीडर्स का इंस्पेक्शन शुरू हो गया। जब लीडर्स हमारी क्लास के गेट पर पहुंचे तो एक लीडर ने पूछा, वो लड़का जो फर्स्ट स्कूल से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, क्या वो इसी क्लास में है? तभी लियू शियाओपिंग मुस्कुराते हुए आए, फिजिक्स टीचर से थोड़ा इशारा किया और आवाज दी, लिन यीफे, यहाँ आना जरा, बाहर आओ। मैं अपनी सीट से उठा तो पूरी क्लास की नजरें मुझ पर थीं। मैं धीरे धीरे क्लास से बाहर निकला और सभी टीचर्स को सिर झुकाकर नमस्ते किया। डीन लियू ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, घबराना मत लिन, ये हमारे स्टेट एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर सोंग हैं और उनके साथ बाकी लीडर्स भी हैं। सोंग ने हंसते हुए मुझे देखा और बोले, तुम ही हो ना वो जिसने फर्स्ट स्कूल के फोरम पर वो नोवेल की कहानी लिखी थी? बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा लिखा है तुमने। मैंने सुना है कि तुम फर्स्ट स्कूल से ट्रांसफर होकर आए हो, तो तुम्हें दोनों स्कूलों के बारे में बेहतर जानकारी होगी। वैसे तुम्हारे ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं, है ना? ऐसा लगता है कि उस वजह से। तभी डीन लियू शियाओपिंग ने बीच में ही बात काटते हुए जवाब दिया, अरे सर, वो तो बस लड़ाई झगड़े की वजह से हुआ था। यह बच्चा थोड़ा गुस्से वाला है, पर पढ़ाई में बहुत होनहार। फर्स्ट स्कूल में भी यह साल के टॉप 10 स्टूडेंट्स में था, और यहाँ सेकंड स्कूल में भी इस बार की 4 स्कूल ज्वाइंट एग्जाम में यह टॉप 10 में आया है। सोंग ने हंसते हुए कहा, देखो, लड़ाई झगड़ा करना तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं बस तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट स्कूल और सेकंड स्कूल में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तुम्हें किस स्कूल का पढ़ाई का माहौल बेहतर लगता है? ये सवाल सुनते ही डीन लियू शियाओपिंग की तो हवा ही निकल गई। ये सवाल बहुत अचानक था। वह बड़े टेंशन में मेरी तरफ देखने लगे। मैंने एक पल के लिए सांस ली और फिर शांत स्वर में बोलना शुरू किया, सर, बात ऐसी है, मुझे लगता है कि फर्स्ट स्कूल का पढ़ाई का दबाव काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे सेकंड स्कूल ज्यादा पसंद है। मेरा जवाब सुनकर सेकंड स्कूल के डीन लियू शियाओपिंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें राहत मिली हो। सोंग ने फिर पूछा, ओह, थोड़ा विस्तार में बताओगे कि तुम्हें सेकंड स्कूल क्यों ज्यादा पसंद है? मैंने समझाना शुरू किया। फर्स्ट स्कूल में मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई अपने लिए नहीं, बल्कि स्कूल के लिए, माता पिता के लिए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कर रहा हूँ। यह सोच ही स्टूडेंट पर बहुत दबाव डालती है, साथ ही मन में एक तरह की घुटन भी होती है। जब मैं वहाँ था तो क्लास टीचर और डीन बार बार यही कहते थे कि तुम्हें माता पिता की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहिए। सोचो, उन्होंने कितनी मेहनत से तुम्हें फर्स्ट स्कूल भेजा है। मुझे लगता है कि आदर और माता पिता को मान देना जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बातें जरूरत से ज्यादा भरना उनके विकास के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा लगने लगता है कि हम सिर्फ दूसरों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सेकंड स्कूल में मामला अलग है। फर्स्ट स्कूल में तो फिजिकल एजुकेशन के नाम पर भी लोग क्लास में बैठकर पढ़ाई ही करते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि बच्चों की सेहत और स्टेमिना दोनों कमजोर हो जाते थे। यहाँ सेकंड स्कूल में कम से कम पीटी के दौरान 800 मीटर दौड़ना तो कंपलसरी है। दौड़ पूरी करने के बाद बाकी समय सब अपनी मर्जी से खेलते हैं या आराम करते हैं। ऊपर से देखने में शायद ये फर्स्ट स्कूल जितना सीरियस न लगे, लेकिन ये वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से बेहतर तरीका है। मेरी नजर में सेकंड स्कूल का ये एजुकेशन नजरिया फर्स्ट स्कूल से बिल्कुल अलग है। शायद मार्क्स के मामले में फर्स्ट स्कूल का पलड़ा थोड़ा भारी हो, लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे यकीन है कि यहाँ के बच्चे भविष्य में ज्यादा बेहतर करेंगे। सर, मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये बस मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी बातें सुनकर एजुकेशन ब्यूरो के सभी लीडर्स ने एक साथ सिर हिलाया। एक लीडर ने कहा, बहुत ही शानदार, ये बच्चा वाकई में नोवेल लिखने के काबिल है। इसकी लॉजिक और शब्दों का चुनाव बहुत ही सटीक और गहरा है। लीडर ने मजाक मजाक में सेकंड स्कूल के डीन लियू शियाओपिंग से कहा, अगर ये लड़का अचानक से हमारे बुलाने पर बाहर ना आता तो मुझे तो पक्का शक होता कि तुम लोगों ने इसे पहले से ही रटा रटाया भाषण सिखा रखा होगा। इसने तो फर्स्ट स्कूल और सेकंड स्कूल की खूबियां और कमियां इतने साफ तरीके से रख दी कि क्या बताऊं। डीन लियू शियाओपिंग खुशी से हंसते हुए बोले, अरे नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात बस इतनी है कि लिन यीफेई वाकई में बहुत होनहार है और उसकी सोच
सोच बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मैच्योर है। इस बार की 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम में भी इसे निबंध में पूरे नंबर मिले हैं। डीन लियू ने बहुत गर्व से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि मैंने अपनी बात को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रखा था। मैंने बात को ऐसे रखा कि लीडर्स को यह चापलूसी नहीं बल्कि एक समझदार स्टूडेंट का ओपिनियन लगा। तभी एक दूसरे लीडर ने अपना चश्मा ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोले, लिन यीफेई, एक और बात, राज्य की तरफ से फर्स्ट स्कूल को नेशनल मॉडल स्कूल के तौर पर चुना जाना है। इसमें हम पढ़ाई का माहौल, टीचर्स की काबिलियत और स्कूल की बाकी सुविधाओं को देखते हैं। फिलहाल तो कागजों पर फर्स्ट स्कूल ही इस दर्जे के लिए सबसे फिट बैठता है। अब अगर तुम्हें वोट देने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे? लीडर्स के इस सवाल पर मैंने जानबूझकर अपना सिर खुजलाया और थोड़ा कंफ्यूज्ड होने का नाटक करते हुए कहा, सर, अगर मैं सच बोलूं तो मैं उसी स्कूल को सपोर्ट करूंगा जहां मैं अभी पढ़ रहा हूं। इसलिए मेरा वोट तो सेकंड स्कूल के लिए ही जाएगा। वहां मौजूद सभी टीचर्स और लीडर्स खिलखिलाकर हंस पड़े। एक लीडर बोले, बिल्कुल सही, आखिर हर कोई यही चाहता है कि उसका स्कूल ही बेस्ट साबित हो। तभी मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, सर, क्या मैं आप सबके साथ एक फोटो खिंचवा सकता हूँ? असल में मैं थोड़ा कमजोर दिल का हूँ और मैं अपने दोस्तों के सामने ये शो ऑफ करना चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के इतने बड़े लीडर्स ने आकर मुझसे बात की है। मेरी ये बात सुनकर सभी लीडर्स हंसते हंसते लौटपुट हो गए। उन्होंने मजाक में कहा, ये लड़का वाकई बहुत दिलचस्प है, हम कोई फिल्म स्टार थोड़ी हैं जिसके साथ फोटो खिंचवाने पर तुम इतराओगे। मैंने मासूमियत दिखाते हुए जवाब दिया, सर, पर मुझे तो लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लीडर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लीडर्स को ये लड़का काफी पसंद आया, न केवल इसलिए कि उसने उनकी तारीफ की बल्कि इसलिए भी कि वो अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे साथ एक फोटो ले लेते हैं। वैसे तुम जो नोवेल्स लिखते हो वे भी काफी अच्छे हैं, खूब मेहनत करो, उम्मीद है कि आगे चलकर तुम एक बहुत बड़े राइटर बनोगे। मैंने तुरंत उनके साथ फोटो क्लिक करवाई और बिना देरी किए उसे अपने फ्रेंड्स सर्कल पर पोस्ट कर दिया। साथ में कैप्शन लिखा, बहुत ही शानदार दिन। दोपहर के बाद जेंग यानासोंग, जो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, वापस क्लास में आया। उसके जो दोस्त थे वो सब उसे घेर कर उसका हालचाल पूछने लगे। जेंग यानासोंग ने थोड़ा बहुत बहाना बनाया और फिर अपनी सीट पर सिर झुकाकर बैठ गया। उसी वक्त लियू जियांग उसके पास फुसफुसाते हुए बोला, भाई, तू यहाँ नहीं था तब से लिन यीफे तो पूरी क्लास का सुपरस्टार बन गया है। उसने जेंग को वे सब बातें बता दी जो उसकी गैर मौजूदगी में हुई थी। ठीक उसी समय मैं हाथ में दूध की एक ताजा बोतल लेकर वहां पहुंचा और मजाक करते हुए बोला, अभी अभी खरीद कर लाया हूँ, बताओ कैसा लगा? जेंग यानासोंग ने दूध की बोतल ले ली और मुझे खींचते हुए क्लासरूम के बाहर ले गया। आसपास के स्टूडेंट्स यह सब देखकर हक्के बक्के रह गए। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये दोनों अचानक इतने बेस्ट फ्रेंड्स कब से बन गए? इनकी दोस्ती इतनी गहरी कब हो गई? जियांग शिकी ने उत्सुकता में वेन मैंकी से पूछा। वेन मैंकी ने भी बस अपना सिर हिलाया, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि शेन शिनयू भी हक्की बक्की रह गई थी। वे दोनों सचमुच हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। मैंने बात को आगे बढ़ाया, अभी रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, काफी कस्टमर्स आ रहे हैं। कल मैंने कैलकुलेट किया था, हमने 40 ऑर्डर्स पूरे किए हैं। दुकान के काम पर चर्चा करने के बाद मैंने मजाक में उसके कंधे पर हाथ मारा और कहा, वैसे तू शेन शिनयू को पटा क्यों नहीं लेता? वह मुझे बहुत परेशान करती है। जेंग यानासोंग ने सिर झुकाकर शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, भाई, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, तूने देखा ही है, मैंने हर हथकंडा अपना लिया है, पर मुझे लगता है कि उसे तो तू ही पसंद आता है, तेरा दिमाग और तेरी पढ़ाई में बेहतर होना। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तू अपनी पढ़ाई में सुधार कर और उससे बेहतर नंबर लाकर दिखा, क्या पता फिर वह खुद तुझे परसू करने लगे। जेंग यानासोंग ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि शेन शिनयू कभी उसे खुद परसू करेगी। मैंने उसे तसल्ली दी, मुझ पर विश्वास कर, शेन शिनयू को पटाना उतना मुश्किल नहीं है। बात पीछा करने की नहीं है, बात खुद को इतना पावरफुल बनाने की है कि वह तुझे अपवर्ड नजरों से देखे। दोपहर के खाने के वक्त मैंने अपना फ्रेंड सर्कल खोला और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। खास तौर पर वह तस्वीर जिसमें मैं एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स के साथ था, उसे देखकर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सन फेई ने भी मुझे मैसेज किया, भाई, तुम तो छा गए। लीडर्स ने तुमसे पूछा कि फर्स्ट स्कूल और सेकंड स्कूल में कौन बेहतर है। कमाल है, तुम सेकंड स्कूल में आकर भी अपनी धाक जमाए हुए हो। उसने तो मेरी फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ्रेंड सर्कल में भी डाल दिया था। वाह मेरे भाई, क्या बात है। तभी हमारी क्लास की कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव यान जी के पास आई और बोली, वेन मैंकी, पिछली बार टीचर ने जो कल्चरल परफॉर्मेंस की बात कही थी, क्या तुम उसके लिए अपना नाम दे रही हो? वैन मैंकी ने घबराकर मना कर दिया और चुपचाप अपना सिर झुकाकर खाना खाती रही। यान जी की थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, अरे यार, पिछली बार तुम्हारा पियानो बजाना बहुत ही शानदार था। मुझे लगता है हमारी क्लास का सबसे बेस्ट टैलेंट तुम्हारे पास ही है। अगर तुम हिस्सा
हिस्सा नहीं लोगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर उसने धीरे से वेन मैंकी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम लिन यीफेई के सामने अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहती? ये सुनकर वेन मैंकी के गाल शर्म से एकदम लाल हो गए। मैं हंसते हुए बोला, अरे घबराओ मत, सब तेरी मर्जी है, अगर तुझे मन हो तभी करना, तुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। तभी यानजिकी ने जानबूझकर वेन मैंकी के कान के पास जाकर कुछ कहा, जिसके बाद वेन मैंकी ने दांत पीसकर हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगी। यानजिकी खुशी से ताली बजाते हुए बोली, हाँ बहुत बढ़िया। और लिन यीफेई, तुम्हारा क्या? देखो, वेन मैंकी ने तो मान लिया है, अब तो हाई स्कूल का आखिरी साल है, अपने टैलेंट को क्यों छुपा रहे हो? मुझे अब समझ में आ गया कि ये कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव कितनी चालाक है। न जाने उसने उस छोटी अमीर लड़की को क्या पट्टी पढ़ाई कि वह तुरंत मान गई। मैंने बस इतना कहा, देखते हैं, अगर क्लास से कोई और नहीं मिला तो मैं सोच सकता हूँ। यानजिकी ने झट से कहा, अरे अब तुम कुछ नहीं जानते, मैंने तो मान लिया कि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए वेन मैंकी की तरफ देखा। मैंने नोटिस किया कि वो भोली भाली लड़की भी बड़े चाव से मेरा जवाब सुनने का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, मैजिक, मैं जादू दिखाऊंगा। उधर दूसरी तरफ फर्स्ट स्कूल की कैंटीन में कुछ टीचर्स लंच कर रहे थे। एक टीचर ने पूछा, सोंग सर, आपके पुराने स्टूडेंट लिन यीफेई का पता है? सुना है एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स तक उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, लगता है उसकी बैकग्राउंड बहुत तगड़ी है। ग्रेजुएशन क्लास के टीचर सोंग वेनबो ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मतलब एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स? पास बैठे झेंग सर ने हंसकर फोन दिखाया, अरे आप नहीं जानते, मैंने अपने स्टूडेंट के फ्रेंड सर्कल में देखा था। सोंग वेनबो ने जैसे ही मेरा वह पोस्ट देखा, उनके होश उड़ गए, वे हक्के बक्के रह गए और बुदबुदाए, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे कभी नहीं लगा कि उसकी फैमिली में ऐसी कोई जान पहचान है। अचानक उन्हें डर सताने लगा, कहीं यह मामला गड़बड़ न हो जाए। वे हड़बड़ा कर अपना खाना छोड़कर उठे और बोले, झेंग सर, क्या आप मुझे वो फोटो भेज सकते हैं? सोंग वेनबो के वहां से भागते ही बाकी टीचर्स आपस में मजाक करने लगे कि देखो कैसे अब लिन यीफेई का जलवा देखकर सबको अपनी कुर्सी का डर सता रहा है। सोंग वेनबो के तो लग गए। कमेंट में बताओ कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं।